तो भाइयों और बहनों, ये वही सोल लैंड 2 सीरीज का आखिरी एपिसोड है जिसमें युहाओ बीस्ट गॉड डीटियान को हरा के एक फर्स्ट टियर का गॉड बन जाएगा। और ये वही एपिसोड है जिसमें उसका सामना सीधे गॉड रिल्म के गॉड किंग तांगसन से होने वाला है, जिसमें तांगसन उसे भगा भगा के मारने वाला है क्योंकि युहाओ ने उनसे कुछ उनकी बहुत ही खास चीज मांग ली होती है। जिसके बाद युहाओ इस एपिसोड में अपने एंसेस्टर्स से भी मिलने वाला है, और वो कौन है कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ दोस्तों, बस इन 2 एपिसोड के बाद सोल लैंड 2 सीरीज खत्म हो जाएगी और इसका अगला एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, इस वीडियो में 2000 लाइक्स जरूर से कंप्लीट करा देना। तो फिर चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ का चेहरा डीटियान से लड़ते हुए पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने लगातार इतने सारे पावरफुल हमले किए होते हैं कि उसकी आधी से ज्यादा सोल पावर खत्म हो चुकी होती है। और ये पहली बार होता है जब एक अल्टीमेट डुलियो बनने के बाद उसे इतनी थकान महसूस होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान जोर से अच्छे कहते हुए अपनी मुट्ठी घुमाता है, जिससे एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन युहाओ के पीछे अपीयर होकर उसे निगलने की कोशिश करता है। लेकिन युहाओ अपनी एब्सोल्यूट जीरो की मदद से उसकी करोसिव पावर को जमा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही युहाओ उस ड्रैगन के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक मल्टीकलर लाइट उसके शरीर से टकराती है, जिससे उसका आधा शरीर सुन्न पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ड्रैगन गॉड्स क्लॉ में सारे एलिमेंट्स की एनर्जी एक साथ मौजूद होती है, चाहे वो पानी हो, आग हो, धरती, हवा या लाइट हो, और चाहे फिर अंधेरा हो या स्पेस। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान बड़ी चालाकी से बिल्कुल सही वक्त पर हमला कर देता है। और जब युहाओ अपनी एनर्जी खर्च करके सांस ले ही रहा होता है, इसलिए उसे कोई वार्निंग ही नहीं मिलती और वो इस अटैक से बच नहीं पाता। आगे हम देखते हैं कि दोनों बार बार आपस में टकराते रहते हैं और हर टक्कर के बाद अलग होकर फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, जिससे पूरे ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट का आसमान बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है और उसका कलर गोल्डन, ब्लैक और ऑरेंज कलर में बार बार बदलता रहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोर रीजन में मौजूद एमरल्ड स्वान, मीरियड, डीमन किंग, बेयर लॉर्ड और स्कारलेट किंग जैसे पावरफुल सोल बीस्ट्स भी इस लड़ाई को देखकर हैरान रह जाते हैं। और बेयर लॉर्ड मजाक में पूछता है, क्या ये फिर से ईविल आई टायरेंट एम्परर हैं? जिसके जवाब में मीरियड डीमन किंग गुस्से से उसे डांटते हुए कहता है, अरे अपना थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करो, क्योंकि ईविल आई टायरेंट एम्परर अपनी आने वाली अगली ट्रिब्यूलेशन की तैयारी में बिजी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी एक अटैक में अचानक पूरा आसमान साफ हो जाता है और एक मिस्टीरियस लाइट चमकती है, जिसे देखकर एमरल्ड स्वान चौंक कर पूछती है, क्या ये सच में ईविल एम्परर हैं? जबकि मीरियड डीमन किंग हैरानी से चिल्लाता है, ये तो ईविल एम्परर की स्पेस टाइम लाइट एबिलिटी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पल युहाओ की आई ऑफ अशूरा एक बेहद डेंस लाइट अटैक छोड़ती है, जिसकी वजह से डीटियान का इंसानी रूप टूटने लगता है और उसके शरीर पर स्केल्स दिखने लगती हैं, जो धीरे धीरे अपनी चमक खोकर गिरने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान हैरानी से पूछता है, स्पेस टाइम लाइट, तुम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद युहाओ ने ईविल आई टायरेंट एम्परर को हराकर उसे अपनी सोल रिंग बना लिया होगा, वरना ये मुमकिन ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी उंगली के नीचे छुपी एक छोटी सी नीली लाइट निकालता है और अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह हेवन और अर्थ के साथ एक हो जाता है। फिर वो अपना हाथ हिलाकर उस नीली लाइट को एक शानदार नीले डैगर में बदल देता है, जो सीधा डीटियान की तरफ अटैक हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डीटियान डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका अंत तय है, और वो मन ही मन ड्रैगन गॉड से माफी मांगता है कि वो उनका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया। इसी बीच हम देखते हैं कि वो डैगर उसे छूते ही उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और सारे सैवेज बीस्ट्स भी हैरानी से देखते हैं कि क्या इस दुनिया के सबसे पावरफुल सोल बीस्ट का आज अंत होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमरल्ड स्वान को आखिरकार समझ आता है कि डीटियान किससे लड़ रहा है, और वो हैरान होकर सोचती है, ये तो स्पिरिट पगोड़ा बनाने वाला वही लड़का हुआ युहाओ है, और ये आखिर डीटियान को क्यों मारना चाहता है और ये कब इतना पावरफुल हो गया। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ ने ये अटैक अपने गोस्ट कार्विंग ब्लेड से किया होता है, जो उसे खुद रोंग न्यानबिंग ने दिया था, और वो ग्वानियन स्टीयर जैसी अपनी फेमस हिडन वेपन टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि वो डीटियान को नहीं मार पाएगी। आगे हम देखते हैं कि डीटियान की पूरी जिंदगी की यादें उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती हैं और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसे बचपन में ड्रैगन गॉड ने पाला था और कैसे ड्रैगन गॉड गिरकर 2 ड्रैगन किंग्स में बदल गए थे, और फिर कैसे ड्रैगन रेस धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान अपनी आंखें बंद करके एक अजीब सी शांति महसूस करने लगता है, जैसे उसे आजादी मिलने वाली हो। लेकिन तभी अचानक युहाओ की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, बीस्ट गॉड
जिससे डीटियान चौंक कर अपनी आंखें खोल देता है और हैरान होकर देखता है कि उसकी लाइफ एनर्जी इतनी तेजी से खत्म नहीं हो रही जितना उसे लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीटियान अपने सीने के घाव को देखता है तो पाता है कि ये कोई फेटल वाउंड नहीं होता, जबकि उनकी उम्र और एक्सपीरियंस उन्हें बताता है कि सिर पर वार करके मारना सबसे आसान तरीका होता, लेकिन युहाओं ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसी बीच हम देखते हैं कि वो हैरानी से पूछता है क्यों, जिसके जवाब में युहाओं मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ आपको हराना चाहता था, मारना नहीं। और क्या आप भूल गए, मैंने वादा किया था कि मैं कभी किसी सोल बीस्ट को अपनी मर्जी से नहीं मारूंगा। आगे हम देखते हैं कि डीटियान पूछता है तो फिर इविल एम्परर का क्या, जिसके जवाब में युहाओं अफसोस से कहता है, वो मुझे मारना चाहता था, इसीलिए मुझे मजबूरी में जवाबी हमला करना पड़ा। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, क्या खुशकिस्मत जवाबी हमला था और आखिर में तुम जीत ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं सिर हिलाकर शांति से कहता है, अलविदा बीस्ट गॉड, और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन मुझे तब बचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और शायद आपकी कुछ एबिलिटीज समझे बिना मैं आज इतना पावरफुल नहीं बन पाता, और अपना ख्याल रखिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतना कहकर युहाओं अपना हाथ हिलाकर स्पेस में गायब हो जाता है और डीटियान धीरे धीरे वापस ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में लौट आता है, जहाँ चारों सैवेज बीस्ट्स हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटियान हंसते और रोते हुए एक साथ कहता है, उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे नहीं मारा। और तभी उनके आसपास एक सिल्वर जैसी लाइट बनने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक भारी आवाज पूछती है, उसने तुम्हें नहीं मारा, और अगर वो मारना चाहता तो भी तुम इतनी आसानी से नहीं मरते, तुम पर अभी भी एक जिम्मेदारी बाकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खुद सिल्वर ड्रैगन गॉड किंगू युएना की आवाज होती है, जो कहती है कि सिर्फ 10,000 साल और इंतजार करना है, फिर वो पूरी तरह ठीक होकर वापस आएगी और डीटियान को आजादी से घूमने की इजाजत दे देगी। आगे हम देखते हैं कि युहाओं सिल्वर जैसी लाइट के साथ अपीयर होता है और उसे एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल सी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और उसके सारे 6 स्पिरिट्स भी अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहे होते हैं, क्योंकि डीटियान जैसी बाधा अब उसके रास्ते में नहीं होती। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी एक गोल्डन लाइट उतरती है और खुद रोंग न्यानबिंग अपीयर होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो युहाओं, तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। जिसके जवाब में युहाओं सम्मान से झुककर उन्हें टीचर कहकर बुलाता, क्योंकि अब वो सच में उन्हें अपना टीचर कहने के काबिल महसूस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग उसे गॉड रिल्म के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि डूलियो कॉन्टिनेंट एक प्लैनेट है और इस यूनिवर्स में और भी कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, जहां रहने वाले सारे जीव अपनी साइकोकाइनेटिक एनर्जी के जरिए एक खास जगह बनाते हैं, जिसे गॉड रिल्म कहा जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि रोंग न्यानबिंग खुद डूलियो कॉन्टिनेंट से नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स के प्लैनेट से हैं, जबकि तांग वुटोंग के फादर खुद डूलियो कॉन्टिनेंट से हैं और उनका नाम कोई और नहीं बल्कि खुद तांगसन होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सुनते ही युहाओं बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी लवर खुद तांग सेक्ट के फाउंडर की बेटी निकलेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग समझाते हैं कि एक गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में सीधे दखल नहीं दे सकता, इसीलिए तांगसन अपनी बेटी को डूलियो कॉन्टिनेंट भेजकर उसकी मेमोरी पर सील लगाकर उसे नॉर्मल जिंदगी जीने देते थे और उन्होंने हमेशा उसकी निगरानी रखी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलते हैं कि युहाओं को जो सारी ट्रिब्यूलेशंस और मुश्किलें झेलनी पड़ी वो असल में तांगसन की तरफ से रखी गई इवैल्यूएशन मेजर्स थी। यहाँ तक कि यनयांग लव क्वेरिंग वैली वाली घटना भी इसी टेस्ट का हिस्सा थी। इसी बीच हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग बताते हैं कि तांगसन जब गॉड रिल्म के कामों में बिजी थे तब उन्होंने मौका उठाकर युहाओं को अपनी गॉडली सीट इनहेरिट करवाने का फैसला किया था। आगे हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग गॉड रिल्म की पूरी हायरार्की भी समझाते हैं कि सबसे ऊपर जुडिशियल कमिटी होती है, जिसमें 2 गॉड किंग्स यानी गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ ईविल होते हैं, और 3 एनफोर्सर्स यानी गॉड ऑफ अशूरा, गॉड ऑफ अनाइलेशन और गॉड ऑफ लाइफ होते हैं, और खुद तांगसन ही गॉड ऑफ अशूरा है। इसी बीच हम देखते हैं कि चूंकि दोनों गॉड किंग्स फिलहाल किसी और प्लैनेट पर पुनर्जन्म लेकर ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, इसलिए फिलहाल तांगसन ही पूरे गॉड रिल्म के सबसे पावरफुल गॉड माने जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग एक आखिरी मौका देते हुए पूछते हैं कि क्या युहाओं उनकी जगह गॉडली सीट लेना चाहता है या फिर तांगसन की जगह, क्योंकि तांगसन को भी अपना बोझ बांटने के लिए किसी की जरूरत होती है। जिसके जवाब में युहाओं पोलाइटली मना करते हुए कहता है, मुझे आपकी ही गॉडली सीट चाहिए, मैं अपनी बात का पक्का हूँ और मुझे अपने फादर इन लॉ पर निर्भर नहीं रहना, इसलिए कृपया मुझे अपनी गॉडली सीट सौंप दीजिए। आगे हम देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में रोंग न्यानबिंग अपने 7 लेजेंडरी डैगर्स जिनमें हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, ब्लिस, लव, हेट और डिस्गस्ट छुपे होते हैं,
वो सब एक एक करके युहाओं के अंदर फ्यूज होने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर स्टारी लाइट्स गिरने लगती हैं और उसकी पूरी जिंदगी की यादें उसके सामने एक बार फिर से गुजरती हैं, जैसे व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन में उसका बुरा बर्ताव, स्काई ड्रीम आइसवॉर्म से मिलना, श्रेक एकेडमी में तांग वूटोंग से मुलाकात और सब कुछ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब युहाओ अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर एक पूरी तरह न्यू वर्जन आ चुका होता है और उसके तीनों सोल कोर्स पिघलकर आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बिल्कुल नई पावर बन जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल सी ऑरेंज कलर की हो जाती है और उसके सारे 6 स्पिरिट्स एक एक करके अपीयर होने लगते हैं, जिनमें हर एक को एक इमोशन इनहेरिट होती है। स्नो गर्ल को सॉरो, आइस एम्प्रेस को एंगर, स्टार एनस मिस्टीरियस आइस ग्रास को हैप्पीनेस, आइस बेयर किंग को ब्लिस, मरमेड प्रिंसेस को ईविल और स्काई ड्रीम आइसवॉर्म को लव की इनहेरिटेंस मिलती है। आगे हम देखते हैं कि रोंग न्यानबिंग पूछते हैं, युहाओ अभी भी एक इमोशन हेट इनहेरिट करने को बची हुई हैं और क्या तुम खुद इसे इनहेरिट करोगे? जिसके जवाब में युहाओ की आई ऑफ अशूरा खुलकर एक ब्लैक लाइट छोड़ती है और सामने कोई और नहीं बल्कि खुद ईविल आई टायरेंट एम्परर अपीयर होता है, जो अब पूरी तरह शांत हो चुका होता है और उसने भी युहाओ के साथ समझौता करके युहाओ का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर आगे वो यहाँ अपीयर होते ही हेट फीलिंग को अपने अंदर इनहेराइट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी प्रोसेस के बाद युहाओ खुद को एक छोटी सी पहाड़ी पर पाता है जहाँ चारों तरफ बादल और कोहरा छाया होता है और 12 लोग उसके सामने आकर झुककर कहते हैं, गॉड ऑफ इमोशन को हमारा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये गॉड रिल्म के गॉड ऑफिसर्स होते हैं जो उसे आगे की राह दिखाने के लिए आते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ उनके साथ उड़ते हुए गॉड रिल्म के एक बहुत बड़े और शानदार हॉल की तरफ बढ़ता है, जहां एक नीले बालों वाला इंसान बादलों के बीच अकेला खड़ा दूर कहीं देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफिसर्स उसे गॉड ऑफ द सी कहकर एड्रेस करते हुए झुक जाते हैं और जैसे ही वो पर्सन मुड़कर युहाओ की तरफ देखता है तो उसकी शांत आंखें अचानक ठंडी पड़ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि तांगसन सीधे शब्दों में कहता है, तुमने रोंग न्यानबिंग की गॉडली सीट इनहेरिट की है, इसलिए आज से तुम भी गॉड रिल्म के मेंबर हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि इस गॉड रिल्म के कई नियम हैं जो गॉड ऑफिसर्स तुम्हें आगे बता देंगे और तुम्हें गॉड रिल्म में अपनी जमीन भी मिलेगी और बाकी दोनों गॉड किंग्स और 2 एनफोर्सर्स अपनी कल्टीवेशन में व्यस्त है, इसलिए तुम उनसे सिर्फ असेंबली ऑफ द गॉड्स में मिल पाओगे। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ घबराकर पुकारता है, रुकिए गॉड ऑफ द सी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मकसद तो वूटोंग को ढूंढना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ हिम्मत जुटाकर कहता है, मुझे वूटोंग से मिलने दीजिए, मैं उसे सब कुछ समझाना चाहता हूँ। जिसके जवाब में तांगसन अचानक गुस्से से मुड़कर चिल्लाते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो और क्या तुमने मेरी बेटी को इतना दुख नहीं दिया है और वो तुम्हारे कारण नीचे की दुनिया में इतना कुछ झेल चुकी है और अब भी तुम उसे देखना चाहते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ बेशर्मी से कहता है, हाँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं बस सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि तांगसन ठंडी हंसी हंसते हुए कहते हैं, तुम उससे मिलना चाहते हो, ठीक है, तुम उससे मिल सकते हो। और आगे वो क्रेजी मूड में आते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन बस मुझे हराना होगा। ये सुनते ही युहाओ हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि वो खुद गॉड रिल्म के सबसे पावरफुल एनफोर्सर को हरा सकता है, जिन्हें खुद रोंग न्यानबिंग भी अपने से बेहतर मानते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जब युहाओ हिचकिचाते हुए मना करने की कोशिश करता है तो तांगसन एक और भी बड़ा सीक्रेट खोलते हुए गुस्से से कहते हैं, तुमने वूटोंग को कई बार वादा किया था कि तुम उसे कभी दुख नहीं दोगे, लेकिन देखो तुमने क्या किया है और तुम्हारा तो एक बच्चा भी है, फिर भी मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, गॉड ऑफ द सी, मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। जिसे कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन अपना ह्यूज हैंड हिलाकर एक जोरदार हवा का झोंका छोड़ते हैं जो युहाओ को सैकड़ों मीटर पीछे धकेल देता है और युहाओ दूर हॉल की तरफ चिल्लाता है, वूटोंग वूटोंग, मैं यहाँ हूँ, मैं युहाओ हूँ और तुम कहाँ हो। और युहाओ की इस हरकत की वजह से तांगसन गुस्से से चिल्लाते हैं, चुप रहो। और तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। वहाँ आसपास की पहाड़, नदियाँ और स्वर्ग जैसी जगह गायब हो जाती है और उनकी जगह एक घना फॉरेस्ट आ जाता है, बिल्कुल ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट जैसा। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी एक बेहद डरावनी किलिंग इंटेंट युहाओ की तरफ बढ़ती है और वो हैरान होकर देखता है कि तांगसन की शैडो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन इस बार उनके लंबे बाल और रोब सब कुछ खून जैसे लाल कलम में बदल चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगसन किलिंग वॉइस में कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं गॉड रिल्म का एनफोर्सर हूँ और मुझे नियम तोड़ने वाले किसी भी गॉड को सजा देने का हक है।
मैं बहुत पहले से तुम्हें मारना चाहता था ताकि मेरी बेटी इस दर्द से बच सके, लेकिन गॉड रिल्म इंसानी दुनिया में दखल नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब तुम खुद गॉड रिल्म में आ गए हो तो मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि तांगसन अपना राइट हैंड हिलाता है और जमीन पर मौजूद घास पत्तियां मोटी खून जैसी रेड वाइन्स में बदलकर युहाओं को घेरने लगती हैं और हर एक वाइन पर नसों जैसा कुछ धड़कता नजर आता है, जैसे वो कोई ह्यूज लाल सांप हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं डर से भर जाता है क्योंकि ये किलिंग इंटेंट बिल्कुल असली होती है और वो अपनी गोल्डन लाइट को ब्लू कलर में बदलकर सोल पावर रिलीज करते हुए उन वाइन से बचने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि युहाओं जैसे ही आसमान की तरफ भागने की कोशिश करता है, अचानक पूरी दुनिया उल्टी हो जाती है। आसमान जमीन बन जाता है और जमीन आसमान, जिससे युहाओं सीधा जमीन पर गिर पड़ता है और उन वाइन्स में फंस जाता है जो उसे कांटों की तरह छेदने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं को बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसने अपनी जिंदगी में इससे भी ज्यादा दर्द झेला होता है, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत रखता है और सोचता है कि उसे किसी भी हाल में वुटोंग को ढूंढने के लिए जिंदा रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे आइस बेयर किंग की परछाई अपीयर होती है जो ब्लिस की इमोशन इनहेरिट किए होता है और उसकी खुशी की लहर से वो सारी लाल वाइन्स जम जाती हैं और थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर युहाओं तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से बाहर निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान से एक ह्यूज लाल जाल गिरता है जिससे युहाओं बच नहीं पाता, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करने का फैसला करता है और अपने चारों तरफ बर्फ के ह्यूज पिलर्स बना देता है जो 300 मीटर तक ऊंचे उठ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओं हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी स्टार एनिस ओमनिथ्रस टेक्निक अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और वो अपनी एब्सोल्यूट जीरो भी एक्टिवेट कर देता है जो उसकी सारी आइस टाइप एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बर्फ के पिलर्स उस लाल जाल को धीमा कर देते हैं जिससे युहाओं को भागने का थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो अपनी पूरी स्पीड से पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं अपने पीछे आइस एम्प्रेस को बुला लेता है जो एंगर की इमोशन इनहेरिट किए होती है, जिससे उसकी आइस एक्सप्लोजन टेक्निक कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और आइस बेयर किंग का ब्लिजर्ड भी एक साथ छोड़ देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पूरा फॉरेस्ट स्नोई वर्ल्ड में बदल जाता है और खुद तांगसन भी इतनी ठंडक देखकर एक पल के लिए रुक जाता है और हैरानी से बुदबुदाते हैं। गॉड रिल्म में आते ही इसने रोंग न्यानबिंग की पावर ऑफ इमोशंस को अपनी एबिलिटीज के साथ इतनी अच्छी तरह फ्यूज भी कर लिया। ये सच में बहुत अडेप्टेबल इंसान है और दबाव जितना ज्यादा होता है इसकी पोटेंशियल उतनी ही निखर कर सामने आती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओं को महसूस होता है कि जैसे ही उसने ब्लिजर्ड छोड़ी होती है तो उसकी वजह से तांगसन का किलिंग इंटेंट थोड़ी कमजोर पड़ गई होती है और वो राहत की सांस लेकर आगे भागता रहता है और उसे लगता है जैसे वो सच में हेवन और अर्थ को कंट्रोल कर रहा हो और शायद यही असली गॉड बनने का एहसास होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं धीरे धीरे एक अजीब सी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ सिर्फ घना फॉरेस्ट फैला होता है जो खत्म ही नहीं होता और उसकी डिवाइन सेंस भी सिर्फ अनगिनत पेड़ों तक ही पहुंच पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब युहाओं को अब पीछे किलिंग इंटेंट महसूस नहीं होती तो वो जमीन पर बैठ जाता है और कड़वी हंसी हंसते हुए सोचता है कि उसका ससुर इतना पावरफुल और गुस्सैल है तो वो वुटोंग को कैसे ढूंढ पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वो सोचता है कि वो पूरी तरह अनजान जगह में है और खतरा किसी भी पल आ सकता है। इतनी मेहनत करके गॉड बनने के बावजूद उसे अभी भी बेपसी महसूस होती है। आगे हम देखते हैं कि काफी देर चलने के बाद अचानक उसके सामने एक खुली जगह आती है जहां एक छोटी सी झील नजर आती है। जो हैरानी की बात ये होती है कि बिल्कुल ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की लेक ऑफ लाइफ जैसी दिखती है। इसी बीच हम देखते हैं कि झील के किनारे एक छोटा सा आंगन भी नजर आता है जिसमें 3 लकड़ी के घर होते हैं और युहाओं उम्मीद से उस तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वहाँ कोई गॉड रहता होगा तो शायद वो उसकी मदद कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं 3 बार आवाज लगाता है और आखिरकार बीच वाले घर का दरवाजा खुलता है जिसमें से गोल्डन बालों वाला एक स्ट्रॉन्ग मैन बाहर निकलता है जो 30 साल के आसपास का दिखता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं को वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है जैसे उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखा हो और गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि इस आदमी की आंखों में भी डबल प्यूपल्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि तभी उस घर से एक और आवाज आती है जो थोड़ी ठंडी लेकिन बेहद मधुर होती है और एक काले बालों वाली खूबसूरत लेडी बाहर निकलती है जो लगभग 28-29 साल की दिखती है और उसकी आंखों में ठंडक के साथ साथ एक नरमी भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम युहाओं होगे। जिसके जवाब में युहाओं सिर हिलाता है लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ नजर आती है।
इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी मुड़कर उस गोल्डन बालों वाले आदमी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती हैं, ये तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं और ये एक टियर 1 का गॉड है। जिसके जवाब में वो आदमी प्राउडली कहता है, फिर भी ये मेरा ही वंशज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं की आंखें जम जाती हैं और वो कांपती आवाज में पूछता है, आप कौन हैं? जिसके जवाब में वो गोल्डन बालों वाला यंग मैन वार्मली कहता है, मेरा नाम दाइमुबाई है और ये मेरी वाइफ जुजू किंग है। आगे हम देखते हैं कि ये नाम सुनते ही युहाओं के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दाइमुबाई कोई और नहीं बल्कि 10,000 साल पहले वाले श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, जिन्हें खुद तांगसन भी अपना बिग ब्रदर मानते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि दाइमुबाई को इविल आई व्हाइट टाइगर कहा जाता था और वो पहले व्हाइट टाइगर डुलियो भी थे और व्हाइट टाइगर परंपरा दाई फैमिली में ही आगे बढ़ी, जिसका मतलब है कि अगर ये सच में वही दाइमुबाई हैं तो ये युहाओं के खुद के एंसेस्टर होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुजू किंग भी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की 6th मेंबर होती है, जिन्हें नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट कहा जाता था और लेजेंड के मुताबिक दाइमुबाई भी गॉड बन चुके थे और अपने बच्चों को जन्म देने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए थे। इसी बीच हम देखते हैं कि अपने सबसे मुश्किल वक्त में अपने खुद के एंसेस्टर्स से मिलकर युहाओं के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो अपनी डिवाइन सेंस से दोनों को जांचना शुरू करता है ताकि गलती से किसी और को अपना एंसेस्टर ना मान ले। आगे हम देखते हैं कि खून का रिश्ता वक्त के साथ नहीं बदलता, इसलिए युहाओं तुरंत घुटनों पर बैठकर ग्रीट करते हुए एक्साइटेड आवाज में कहता है, मेरे दोनों पूर्वजों को मेरा प्रणाम, मैं युहाओं हूँ। जिसके जवाब में दाइमुबाई सख्ती से कहता है, तुम्हें तो दाई युहाओं कहलाना चाहिए, वरना तुम मुझे अपना एंसेस्टर कैसे कह सकते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि ये सुनते ही युहाओं के दिल में एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपनी माँ की तकलीफें याद आने लगती हैं और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने उसे पाला था। और आखिरकार वो सिर उठाकर पोलाइटली कहता है, नहीं, मेरा सरनेम हुओ है, दाई नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनते ही दाइमुबाई का चेहरा गुस्से से तन जाता है और उनके शरीर से एक बेहद डेंजरस ऑरा निकलने लगती है और चूंकि वो एक टियर 2 गॉड होते हैं, इसलिए युहाओं को फिर से तांगसन जैसा ही दबाव महसूस होने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं दर्द सहते हुए भी कुछ नहीं कहता और बस उसकी आंखों में एक जिद साफ नजर आती है और दाइमुबाई पूछते हैं, क्या तुम अपने पूर्वजों को स्वीकार नहीं कर रहे? आगे हम देखते हैं कि युहाओं पोलाइटली समझाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा सरनेम सिर्फ मेरी माँ का ही हो सकता है। मेरी माँ ने मुझे बड़ी तकलीफ से पाला है और घर में जो भी अच्छा खाना होता था वो मुझे दे देती थी और खुद चुपचाप वो खाना खाती थी जो इंसानों के खाने लायक भी नहीं होता। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता, और तो फिर पूर्वजों को स्वीकार करने का क्या फायदा जब मेरी माँ ही अब इस दुनिया में नहीं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि उनका नाम आगे बढ़ाऊं, इसलिए मेरा सरनेम हो ही रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक खुद मेरी माँ वापस आकर मुझे नाम बदलने ना कहे तब तक मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइमुबाई ठंडी आवाज में कहते हैं, मुझे पता है तुमने तांगसन को नाराज किया है और हमारे बिना वो तुम्हें कोई मौका नहीं देंगे और शायद तुम्हें मार भी दें। अगर तुम्हारा सरनेम हो ही है तो जाओ यहाँ से, तुम दाई फैमिली का हिस्सा नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और तुम्हें गॉड रिल्म में कहीं जगह नहीं मिलेगी और तुम्हें तांगसन के फैसले का सामना अकेले करना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं का दिल एक पल के लिए बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। वो खुद पर तंज भरी हंसी हंसता है और 2 कदम पीछे हटकर फिर से घुटनों पर बैठकर दोनों को ग्रीट करता है। आगे हम देखते हैं कि जब दाइमुबाई और जुजू किंग को लगता है कि शायद वो अपना फैसला बदल रहा है, तभी अचानक युहाओं सीधा खड़ा होकर बिना कुछ कहे और बिना एक पल भी हिचकिचाए आंगन से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए इस पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के लिए भी तैयार होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, युहाओं, जो प्यार, तड़प और आंसुओं से भरी होती है। और इस आवाज को सुनते ही युहाओं का पूरा शरीर बुरी तरह कांप जाता है और उसकी आंखों में डर की एक गहरी लहर दौड़ जाती है और वो वहीं जम जाता है और फिर वो धीरे धीरे मुड़ने लगता है और उसका शरीर लगातार कांपता रहता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो आवाज किसकी है और क्या ये खुद तांग वुटोंग है जो आखिरकार युहाओं के सामने आने वाली है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में, जो इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। हाँ दोस्तों, ये सोल लैंड 2 सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब इस वीडियो को दबा के लाइक और वीडियो पे जरूर दे कमेंट करना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।